Okay. Hello everyone. So कल के क्लास में हम लोग दो इम्पोर्टेंट चीज पढ़े थे, राइट? पहले तो वी डी का एक्सप्रेशन निकाले थे, दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। वो क्या था? स्केलर फॉर्म में क्या था? एक तो ई ई टाउ बाय एम था, याद आ रहा है? जहाँ पे टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और अगर आपको ई के फॉर्म में नहीं चाहिए फॉर्मूला, आपको पोटेंशियल के फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? ई को लिख सकते हो ना, वी अपॉन एल, जहाँ पे एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला वी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ई वी टाउ बाय एम एल। तो पहला तो ये फॉर्मूला पढ़े थे। सेकंड, हम लोग देखे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर करेंट से है, राइट? और वो रिलेशन हम लोग डिराइव किए। सो करंट से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इक्वल टू एन ई ए वी ड्रिफ्ट। क्या ये दोनों फॉर्मूला आपको याद आ रहा है? कल के क्लास में हम लोग डिराइव किए, बताइए, याद है ये दो फॉर्मूला? क्योंकि हम लोगों को यहाँ Yes, से sir. आगे बढ़ना है। Yes, sir. सो देखिए यहाँ पे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये है पोटेंशियल के फॉर्म में। क्या हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं? राइट, पुट कर सकते हैं ना? तो अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी के जगह में क्या लिख देंगे? ई वी टाउ बाय एम एल। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना? क्या आ जाएगा? एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम एल वी। कुछ ऐसा ही आ रहा है, चेक कीजिए। यहाँ एक ई है और यहाँ एक ई है, तो ई इंटू ई क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर हो जाएगा। एन ई स्क्वायर ए टाउ वी डिवाइडेड बाय एम एल। तो यहाँ से वी इक्वल टू क्या होगा, बताइए? ML ये tau upon N ये E पूरा उधर square. मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर E ए square tau. टाउ इंटू वी। इस एक्सप्रेशन को मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऊपर। तो मैं ऊपर का ये इरेज कर दे रहा हूँ। यस। सो v इक्वल टू क्या है? v इक्वल टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू वी, ठीक है। हम लोगों को, अच्छा ये आई है ना, इंटू आई। सो जैसा कि कल के क्लास को मैंने ख़त्म किया था ये बोल के कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में दो ऐसा क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वो दो क्वांटिटी खोजिए। सबसे पहले n क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एटम का आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई देगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा लैंड, ठीक है। सो एक तो ये है टेम्परेचर पे कौन डिपेंड कर रहा है? एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा एक है टाउ, जो कि है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। तो ये दो चीज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो चीज पे डिटेल में हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। इस पे हम लोगों का पूरा एक टॉपिक है, लेकिन वो आज का नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जस्ट जान के रखिए कि एन और टाउ क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसको पूरे अच्छे से हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कैसे डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लेक्चर में कुछ और जानते हैं, ठीक है, कि एन और टाउ क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड
टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया जाए, अगर टी क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये पूरा पूरा टर्म जो है, ये पूरा का पूरा टर्म एक कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। सो v इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आई, तो हम लोग v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, राइट। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे या यहाँ से डायरेक्ट ला सकते थे कि ये पूरे के पूरे टर्म को एक कांस्टेंट मान ले r, अगर तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू आर, जहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा, ये होगा ml/n² a टाउ, ठीक है, समझ में आई बात। ओम्स लॉ नहीं, v इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ नहीं है, ठीक है। ओम्स लॉ अभी बहुत दूर है, एटलीस्ट 2-3 लेक्चर बाद ओम्स लॉ आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली क्लास 10th में आपने यही पढ़ा, ओम्स लॉ है, ठीक है, लेकिन असल में ये जस्ट एक रिलेशन है पोटेंशियल और करंट का, ये क्लास 12 है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग ओम्स लॉ को डिटेल में जानेंगे कि असल में ओम्स लॉ बताता क्या है। ओम्स लॉ, अगर आप सी पांडे का बुक खोलो और करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो, तो ओम्स लॉ हेडिंग के जस्ट नीचे पहला सेंटेंस ही लिखा हुआ है, V इक्वल टू आई आर इज नॉट ओम्स लॉ, ठीक है। अगर बिलीव नहीं है तो आप डीसी पांडे का बुक खोल के देख सकते हैं, ठीक है। तो असल में ओम्स लॉ डीसी पांडे सर के हिसाब से क्या है, या एक्चुअल ओम्स लॉ क्या है, हम लोग सीखेंगे, लेकिन वो अभी दूर है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, आर के बारे में, आर के बारे सर में आपकी जानेंगे। आवाज आर कट क्या रही है, है। रेजिस्टेंस है। अब ठीक है, अब आ रही है, ये सर हेलो, आ रही है बट बहुत हल्की आ रही है, बहुत कम है वॉल्यूम। एक सेकेंड। ओके, तो हम लोगों को क्या मिला, v इक्वल टू आई आर मिला, जहाँ पे r का एक बार एक्सप्रेशन मुझे बताओ आप, ये r क्या है। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं ना, v इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला, आई आर, और यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आई, ठीक है। जस्ट अभी आपने कुछ लेक्चर्स पहले ही कैपेसिटेंस पढ़ा था, राइट। कैपेसिटेंस वहाँ पे क्या था, P इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। सो कैपेसिटेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। उसी तरह से रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है Q बाई V, उसी तरह से रेजिस्टेंस होता है V बाई I। कैपेसिटेंस Q पे डिपेंड नहीं करता और V पे डिपेंड नहीं करता, ये क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। उसी तरह से रेजिस्टेंस V पे डिपेंड नहीं करता, I पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। क्या ये सिमिलरिटी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ से आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है इस रेजिस्टेंस आर के बारे में, ठीक है। वो भी वो भी आज की क्लास में रेजिस्टेंस कंप्लीट नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ये रेजिस्टेंस तब मिला जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, राइट। इसका मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का होने वाला है। आज आर का वैल्यू हम लोग जानेंगे, आर से रिलेटेड सारा चीज जानेंगे, राइट। और कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि कैसे अगर आपका एमसीक्यू पूछा जा रहा है, स्पेसिफिकली अगर एमसीक्यू पूछ रहा है तो आप कैसे बस 3-4 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है, स्टार्ट करें। तो आज का लेक्चर जो है वो डेडिकेटेड है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, होना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सुनते जाओ, समझते जाओ और देखते जाओ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे जाने से पहले ये पेज में एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, राइट। ये देख लीजिए कि अगर कंडक्टर कुछ इस तरह का है, ठीक है, मतलब एक जगह पे एरिया कम है, दूसरे एक जगह पे एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एक जगह पे एरिया कम है, ठीक है, ज्यादा कम, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है।
इसका मतलब कि यहाँ का एरिया देखो, यहाँ का एक क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, ऑब्वियसली अलग अलग है। बीच का कोई भी दो पॉइंट उठा लो, सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है? करंट जिस एरिया को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। एक मीनिंग तो एकदम जनरल मीनिंग तो ये है कि करंट जिस एरिया को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। आपको मैं फील करा दूंगा कि हर बार जरूरी नहीं है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कर्व सरफेस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि करंट का फ्लो किधर से किधर तक है। ओके, आज की क्लास में बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। अच्छे से समझना है, आराम आराम से समझना है, और मेक श्योर कि मेरा आवाज आप तक क्लियर आ रहा हो, ठीक है। कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। तो एक टर्म तो हमने पढ़ा, आई इक्वल टू NEAVD, ठीक है। यहाँ से VD इक्वल टू बताइए, VD इक्वल टू हो जाएगा I/NEA, ठीक है। तो अगर करंट कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया पे, ठीक है। ये एरिया क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, राइट। इसका मतलब कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो, अगर यूनिफॉर्म है, ऐसा कंडक्टर है जिस जो कि 90% केस में आपको वायर के लिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एरिया अगर यूनिफॉर्म है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होगा। जहाँ एरिया ज्यादा होगा वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या ये ऐसा डायग्राम आपने क्लास 11th में कभी पढ़ा? क्या हाइड्रोडायनेमिक में आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का नाम सुना क्लास 11th में? ये A1 यस था, सर। ये A2 था, यहाँ से वाटर का वेलोसिटी V2 था, और यहाँ से फ्लूइड का वेलोसिटी, सॉरी, यहाँ V1 था और यहाँ पे V2 था। क्या फ्लूइड का वेलोसिटी दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे सेम था? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी अलग अलग था। जहाँ एरिया ज्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम था, और जहाँ एरिया कम था वहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा था, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक पाइप ले लो, उसे टैप से कनेक्ट कर दो और टैप को ऑन करो, पाइप से पानी आएगा। जैसे ही पाइप का जो माउथ होता है, ओपनिंग होता है, उसे आप प्रेस करोगे, मतलब एरिया को घटाओगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। एग्री और नॉट? होता है। एकदम सिमिलर फैशन में इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करते हैं या करंट बिहेव करते हैं, ठीक है, एकदम सिमिलर, ठीक है। जैसे कि एक सिमिलरिटी मैं बताऊं, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है। ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ से I1, अच्छा यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये A1 है, ये A2 है, ठीक है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बता दो, मान लिया कि यहाँ से करंट I1 है और यहाँ से करंट I2 जा रहा है, then the relation between I1 and I2 will be ऑप्शन A, B, C, D। आप लोग आंसर बताइए, पहले सोचिए। I1 is greater than I2, ऑप्शन B I1 is less than I2, ऑप्शन C I1 is equal to I2, ऑप्शन D none of these। सोच के बताइए, करंट के बारे में पूछा जा रहा है। सर 2 होगा। तो बहुत से लोग ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि एक सिमिलरिटी है करंट में और वाटर में, ठीक है। फ्लूइड में और करंट में एक सिमिलरिटी है कि जहां जहां जैसा जैसा प्रॉपर्टी फ्लूइड फॉलो करता था, करंट वैसे ही प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। ये कैसे पता चला? ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट से पता चला है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए कि ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, राइट। यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी V2 है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस सेक्शन से ज्यादा वाटर फ्लो कर रहा है,
अगर यहाँ से वाटर फ्लो का रेट जो होता है, ठीक है, वाटर फ्लो का रेट उसे क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्यू इक्वल टू ए वी होता है, ये पता है आपको, रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग। इसे Yes, sir. डिस्चार्ज भी कहते हैं, वाटर डिस्चार्ज भी कहते हैं। क्यू इक्वल टू ए वी होता है। अगर इस सेक्शन में Q1 है, इस सेक्शन में Q2 है, तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज सेम होता है। इसे मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, डिस्चार्ज क्यों सेम होता है। यहाँ से जितना केजी वाटर को ऐसे लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, डिस्चार्ज का ये यूनिट है, ठीक है। यहाँ से जितना, मतलब पहले क्रॉस सेक्शन से जितना वाटर डिस्चार्ज होगा, दूसरे क्रॉस सेक्शन से उतना ही वाटर डिस्चार्ज होगा। इसका रीजन क्या है, डिस्चार्ज इक्वल टू ए इंटू वी होता है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ का एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी तो कम है, और यहाँ का एरिया कम है तो वेलोसिटी तो ज्यादा है। दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो दोनों सेम वैल्यू आएगा, Q1 इक्वल टू Q2। उसी तरह से सेम करंट फॉलो करता है, ठीक है। फ्लूइड का प्रॉपर्टी को करंट फॉलो करता है। इसका मतलब क्या, यहाँ से अगर I1 करंट है और यहाँ से I2 करंट है, तो दोनों करंट का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। करंट ऑब्वियसली कंडक्टर के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा कि कंडक्टर का शेप का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, ठीक है। यहाँ से जितना करंट जाएगा, यहाँ से ही करंट उतना ही जाएगा। और इस चीज को आप प्रूफ कैसे करोगे, अगर मैं पूछ लूँ कि ये अगर सेम है, तो इस चीज को आप प्रूफ कैसे करोगे। पता है, इस चीज को आप प्रूफ करोगे कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, राइट। इसका मतलब अगर आप गलती से भी बोल रहे हो कि यहाँ से पहले क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज पर यूनिट टाइम गया है, दूसरे क्रॉस सेक्शन से उतना नहीं निकला है, इसका मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि बीच में कुछ ना कुछ चार्ज अटका हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। According to law of conservation of charge, charge can neither be created nor be destroyed. एक पर्टिकुलर सेक्शन से जितना चार्ज अंदर जाएगा उतना उसको बाहर निकलना ही है, बीच में कहीं अटक नहीं सकता, ठीक है। इसलिए चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये चीज जान के रखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि हम लोगों ने देखा वाटर की केस में, एरिया अलग अलग है तो वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन डिस्चार्ज इधर से क्यू है तो इधर से भी क्यू ही होगा, ठीक है। उसी तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ का Vd1 होगा। अच्छा, यहाँ पे दो सेक्शन हम लोग यहाँ यहाँ भी ले सकते थे, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन बीच का लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक सेक्शन का एरिया अलग है। बस समझने के लिए, ये अगर 1 है और ये अगर 2 है, तो एरिया किसका ज्यादा है, 1 का एरिया ज्यादा है। इस सेक्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और इस सेक्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ठीक है। मतलब A1 इज ग्रेटर देन A2। और हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इक्वल टू NEA VD से VD इक्वल टू I बाय NEA, और हम लोग देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर A1 इज ग्रेटर देन A2 होगा, देन यहाँ पे सेकंड सेक्शन पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब VD एट सेक्शन 2 विल बी ग्रेटर देन VD एट सेक्शन 1। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक और क्वांटिटी होता है, इसे हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। ये होता है करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन हम लोग ओम्स लॉ के आसपास में करेंगे। जहाँ पे ओम्स लॉ का डिस्कशन होगा वहाँ पे ये डिस्कशन होगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी और इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका डिटेल तो वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट जान के रखो, करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट बाय एरिया होता है। इसका मतलब करंट डेंसिटी भी एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्लियर है, इसका मतलब करंट डेंसिटी भी 2 पे ज्यादा होगा और 1 पे कम होगा। क्लियर है। तो जैसा कि मैंने लेक्चर स्टार्ट होते ही स्क्रीन पे मैंने बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है, प्रूफ भी किया हम लोग, V इक्वल टू आई आर से। R इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, V बाई आई। मतलब रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल और करंट का रेशियो है। रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल और करंट का रेशियो है। और रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, ये डिपेंड किस पे नहीं करता, वी पे नहीं करता और आई पे नहीं करता। जस्ट लाइक कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाय वी का रेशियो है। कैपेसिटेंस कभी भी क्यू पे डिपेंड नहीं करता, कंडक्टर में कितना चार्ज है इस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस वी पे भी डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसी तरह से रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है।
सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को तो इस तरह से डिफाइन किया गया है V अपॉन आई, मतलब आप एक कंडक्टर को अगर V वोल्ट से के बैटरी से कनेक्ट कर दो तो उससे अगर I अमाउंट का करंट निकला तो V बाय आई, ये रेशियो, ये आई है, एल नहीं है, एल टाइप का दिख रहा है शायद, मेरे से गलती हुआ लिखने में। ठीक है, तो ये V बाय आई है। ठीक है, रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाय आई है। क्लियर है? अब रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे किया गया है फिजिक्स में? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। पहले ही बता दिया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। इसका मतलब पीयू के लिए, एल्युमिनियम के लिए, अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोका कब जा सकता है? खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट इधर मूव कर रहा होगा, राइट? इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड में मूव करेगा उतना ज्यादा करंट होगा, एग्री और नॉट? लेकिन इलेक्ट्रॉन को रोक कौन रहा है? उसके सामने प्रेजेंट कर्नल, राइट? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, कर्नल्स भी है, आयंस भी है, सब कुछ है, राइट? तो जो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के कर्नल से, ये तो एक्सेलरेटेड मोशन में रहना चाहता है, लेकिन हम लोग तो जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिल नहीं पाता, इतना कम टाइम के लिए इसको एक्सेलरेशन मिलता है, उसके बाद अचानक से इसका वेलोसिटी जो कोलिजन के कारण गिरता है, ओवरऑल इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है और बहुत ही कम हो जाता है, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, राइट? इसका मतलब कि रेजिस्टेंस कौन बना रहा है, ये लाइन आप पढ़ सकते हो। कोलिजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस, मतलब कि किसी एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं अलग अलग मटेरियल में अलग अलग अमाउंट का इलेक्ट्रॉन्स है, अलग अलग अमाउंट का एटम्स है, ये सारी चीज तो आप लोग केमिस्ट्री में जाने ही है, राइट? सबका एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना मटेरियल का, पढ़े हो ना आप लोग? पीरियोडिक टेबल से ही पता चलता है, एटॉमिक नंबर सबका अलग है, मास नंबर अलग है, ये सारी चीज। तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग अमाउंट का कोलिजन होगा, इसका मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है क्या? ये मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब रुकावट डालता है। ठीक है, क्लियर है? अगर रेजिस्टेंस का यूनिट पूछा जाए तो रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाय आई, V का यूनिट वोल्ट होता है, आई का यूनिट एम्पियर होता है। वोल्ट पर, अच्छा यहाँ पे एम लिखा गया, मिस्टेक है, ठीक है, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। वोल्ट पर एम्पियर V बाय ए होगा, और वोल्ट पर एम्पियर उतना फेमस नहीं है रेजिस्टेंस का यूनिट, इसे कहते हैं ओम। ठीक है, और सिंबल है ओम का ये। ठीक है, ये आपको पता ही होगा सर। सो हर एक कंडक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकने का कोशिश करता है। ठीक है, सर तो हर एक कंडक्टर का अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है। बताइए सर ये कोलिजन्स कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेजिस्टेंस के लिए, एक और एक्सप्लेन कर दीजिए वो वाला पार्ट। आप खुद सोचिए कि अगर एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स अगर आराम से मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करते रहता है, तो करंट आराम से ऐसे फ्लो करते रहता है, राइट? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट में। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन इतना आराम से मूव कर पाता है कंडक्टर के अंदर? नहीं, नहीं सर, कर्नल्स के कोलिजन्स साथ होता है। कोलाइड करता है। कोलिजन्स होता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या बताइए? करंट में, करंट को ही एक तरह से रोक रहा है ना। कोलिजन्स होना मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना, राइट? रोक रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, वगैरह वगैरह, इसका स्पीड कम हो जा रहा है, राइट? इतना कुछ हो रहा है यस सर। कंडक्टर के अंदर जो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। इसका मतलब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स को वो रोक रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स को अगर रोक दिया, इसका मतलब क्या, करंट को रोक दिया। लेकिन पूरा का पूरा क्या इलेक्ट्रॉन्स रुकता है? नहीं। कोई मुझे बता पाएगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स अगर कोलाइड किए फिर भी वो उठते हैं, हार नहीं मानते, फिर से आगे बढ़ते और फिर से एक बार कोलाइड करते? क्यों, सर फोर्स कैसे? लगता होता है उसके, फोर्स लगता होता है उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सिर्फ फोर्स? क्या सर? सिर्फ फोर्स?
एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? यस सर, ईएमएफ आई थिंक। ईएमएफ का तो कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़े, जितना पढ़े हैं बस उतना में मुझे मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ से आ रही है उस तरफ मानते हैं, आपने बताया था पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। या फिर मेरे बैटरी ख्याल से लगी ना। हुई, बैटरी लगी हुई है, बैटरी की एग्जैक्टली, वजह से। बैटरी क्या देता है? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देता सर है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पॉसिबल होता है ताकि उसको दोबारा उठ के चलने लगता है। यस सर। अगर एक बेस्ट वर्ड में बोल पाऊँ तो वो होगा एनर्जी। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रहा है लगातार कंडक्टर के अंदर फ्लो करने के लिए। और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता है पता है? बैटरी से लेता है। और कैसे लेता है पता है? काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शायद केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा आने वाला कुछ लेक्चर्स में, कैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, ठीक है। लेकिन वो अभी का टॉपिक नहीं है। जस्ट आप लोग ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आगे गया, मूव किया, कर्नल से टकराया, अपना एनर्जी कुछ वेस्ट किया, लेकिन इसको फिर से एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है रास्ते में, इसको एनर्जी मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इतना सा एनर्जी है। एनर्जी जैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन का खत्म हो जाता, एनर्जी रहता ही नहीं, तो ये आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। क्लियर है? तो आप बोल सकते हो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल, जो अच्छे से पढ़ा है उससे वो बोल रहा होगा ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल, एग्री। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अगर आप बोलो, आप जो लोग भी बोलना चाहे हो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो है, और वर्क डन ही तो एनर्जी होता है। नहीं समझे? समझ गया सर, समझ गया। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के पास ये एक्सप्रेशन था, ठीक है, v इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए डॉट आई। क्या ये चीज याद रखना है? ऑब्वियसली मुझे तो अब तक याद नहीं हुआ, आप लोगों को भी याद करने का जरूरत नहीं है। आप जस्ट दो चीज याद रखोगे कि v ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या होता है, m v ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या होता है, ई टाउ बाय m, और ई वी टाउ बाय एम एल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद रखिए क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आ सकता है, ये आपका न्यूमेरिकल में काम नहीं आएगा। और दूसरा आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब ये दो चीज अगर आपको याद है तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, रिलेशन पूछा जाए वगैरह वगैरह, आप सब कर लोगे, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं है कि ये एक्सप्रेशन याद रहे, ठीक है। आप दो एक्सप्रेशन बस वी डी का और आई का याद रखिएगा, ठीक है। तो उन दोनों को कंबाइन करने से ये मिलता है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। और v बाय आई करेंगे, अगर i को नीचे लेके आएंगे तो आपको ये मिलेगा। और v बाय आई ही क्या है, जस्ट अभी मैं एक बार और दिखा दूं, v बाय आई क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। v बाय आई क्या है? रेजिस्टेंस है। तो v बाय आई को क्या बोल दिया? रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस इक्वल टू आपको क्या मिला, एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए। ध्यान से देखिए, ये जो एल है ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ है, ठीक है। ये लेंथ क्या है? एल है। और ये जो ए है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। इसका मतलब एल और ए क्या है? डायमेंशन है। इसके अलावा जो एम है और एन है, ई स्क्वायर है, टाउ है, ये सारा क्या है? कंडक्टर के अंदर का बात है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर का चीज है, ठीक है। तो एल और ए को छोड़ के एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये चीज को देखिए, ये आपस में मतलब खुद में एक कांस्टेंट है, राइट। जैसे एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये अपने आप में एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम दिए हम लोग रो, और रो कहलाता है रेजिस्टिविटी। रो क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो इसे इसका एक अलग नाम दे दिए। किसका? देखिए ये डॉटेड लाइन से जो घेरा हुआ है दिखाई दे रहा है, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, ये है रो। तो आर इक्वल टू क्या मिला आपको? रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। और ये रो है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। खुद से देखिए आप,
एम एन ई स्क्वायर टाउ, ये सारा तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये स्पेशली एन, एन तो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। हम तो सीयू के बारे में जानते हैं, ये 10⁻29 है। एल्युमिनियम के अंदर इससे कुछ कम होगा, अदर किसी कंडक्टर में इससे कम या ज्यादा हो सकता है। सिल्वर में Ag होता है ना सिल्वर का, सिल्वर में इससे ज्यादा होगा, गोल्ड में इससे ज्यादा होगा। तो हम लोगों को पता है एन का वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। इसका मतलब रो क्या है, रो क्या है, रो एक कांस्टेंट है जिसका नाम रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आप लोग पूछ सकते हैं सर रेजिस्टेंस भी एक कांस्टेंट है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, रो भी एक कांस्टेंट है जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये आप जानना चाहो तो हम लोग इस पे आएंगे, पहले देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आर इक्वल टू, क्या ये चीज समझ में आया? ये पूरा का पूरा जो डॉटेड लाइन है इसे हम लोग रो नाम दिए है। तो रो का वैल्यू अगर पूछा जाए तो रो इक्वल टू क्या है, ये चीजें, रो इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ है। ठीक है, कुछ भी नया चीज हम लोग नहीं लेके आ रहे हैं, इसी से हम लोग इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, इससे पूरा का पूरा हर एक चीज को देख रहे हैं ध्यान से। ठीक है, सो रो का वैल्यू ये है जो यहाँ पे डॉटेड लाइन से घेरा हुआ है। ठीक है सर, रो कैसे आया, रो कैसे आया, हम लोग मान लिए ये पूरा का पूरा चीज को हम लोग एल और ए को छोड़ के इसे एक्स मान सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एक्स एल बाई ए। लेकिन एक्स नहीं मानेंगे, रो मानेंगे इसे, तो रो भी मान सकते हैं, राइट, कुछ भी मान सकते हैं, एम भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं। लेकिन कन्वेंशन ये है, सारा का सारा बुक इस बात से एग्री करता है कि आप रो मानो, मैंने भी रो माना। तो इसे अगर रो मान ले तो आर इक्वल टू क्या हो गया, रो एल बाय ए। हम लोग माने हैं कि ये कांस्टेंट है, आपको पता चल रहा है ना, ये कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एम बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये कांस्टेंट है, राइट। आप बोलोगे सर एल भी तो कांस्टेंट है, ए भी तो कांस्टेंट है। जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेगा जहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कंडक्टर जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट है, क्योंकि लेंथ को चेंज किया जा सकता है। आप एक वायर को खींच के स्ट्रेच करके लेंथ को चेंज कर सकते हैं। आप एक वायर को बीट करके उसका एरिया को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या जाने कि किस चीज को चेंज नहीं किया जा सकता अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दे, ये चीज को चेंज नहीं किया जाता, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये चीज को चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे एक कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था कि दो कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, रेजिस्टेंस भी एक कांस्टेंट है जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, रो भी एक कांस्टेंट है जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है शेप, साइज और लेंथ और एरिया ऑफ कंडक्टर पे, रो नहीं डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि रो के एक्सप्रेशन में कहीं भी लेंथ और एरिया है, देखिए नहीं। सो एक्चुअल कांस्टेंट कौन है पता है, एक्चुअल कांस्टेंट तो ये है जो प्योरली मटेरियल का प्रॉपर्टी है। रो क्या है, प्योरली मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कि आप, मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि कॉपर का आप एक वायर लो 10 मीटर का। ठीक है, उस 10 मीटर के वायर से आप अगर 2 मीटर का सेक्शन कट करो तो इसका जो रो का वैल्यू होगा, ये पूरे के पूरे 10 मीटर का रो का जो वैल्यू होगा, और यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर का कट करो, इसका जो रो का वैल्यू होगा वो सब और सब क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि रो का वैल्यू लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता, एरिया। अच्छा, आप यहाँ से एक छोटा सा सेक्शन ले लो, छोटा सा यहाँ से कट कर लो, उसका जो रो का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये जब तक मटेरियल कांस्टेंट है और जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक रो का वैल्यू कांस्टेंट होगा। लेकिन आप अगर, आपको वो समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। आप अगर इस 2 मीटर का रेजिस्टेंस निकालो, इस 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस निकालो और इस पूरे के पूरे 10 मीटर वायर का रेजिस्टेंस निकालो, तीनों का अलग अलग होगा। इसका R1 होगा, इसका R2 होगा, इसका R3 होगा। लेकिन तीनों सेक्शन का रेजिस्टिविटी का वैल्यू कांस्टेंट होगा तब तक जब तक के टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या समझ में आया? अक्सर इससे बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, मैं समझ सकता हूँ
कि आर क्या है, रो क्या है, दोनों कांस्टेंट है तो दोनों का यूज क्यों कर रहे हैं, ज्यादा मेन कांस्टेंट क्या है। आर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है जो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया ऑफ कंडक्टर पे। इसका मतलब कि अगर एक ऐसा वायर आप लो और अगर एक ऐसा वायर आप लो तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ये R1 है तो ये R2 होगा। लेकिन अगर आप बोल दो कि ये CU का है और ये भी CU का है और ये दोनों 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है तो इसका रो का वैल्यू जो होगा इसका भी रो का वैल्यू वही होगा। क्या बात पूरा का पूरा क्लियर है? यस सर। क्लियर ना? ओके, तो ये दिखा रहा हूं मैं रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। रुशान अब्दुल्ला, आप हैंड डाउन कर सकते हैं, आपका स्क्रीन पे आया हुआ है तो मुझे लिखने में कुछ परेशानी हो रही है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या पता चला? देखिए इतना क्लियर मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ, जरा सा भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? इसलिए मैं इस तरह से नोट्स बनाया है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर इक्वल टू क्या है, रो एल बाई ई। इसका मतलब कि आर तीन चीज पे डिपेंड करेगा। पहला तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, दूसरा एरिया पे डिपेंड करेगा, किसका, कंडक्टर का लेंथ पे डिपेंड करेगा कि ये कितना लंबा है, ठीक है? दूसरा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा और तीसरा क्योंकि आर के एक्सप्रेशन में इटसेल्फ रो है और रो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, इसलिए ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मतलब आर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। इन शॉर्ट रो पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा, देखता हूँ कौन कौन इसका आंसर दे सकता है, ठीक है? आपको सिर्फ यस और नो टाइप करना है, ठीक है? मैं चाहता हूँ सभी लोग इसका आंसर दे। क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? यस और नो? यस सर। करता है कैसे करता है? सर। जो लेंथ है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एक कंडक्टर की, तो उसके, क्योंकि अगर जैसे जैसे हीट होगी उसकी लेंथ बढ़ेगी तो उससे रेजिस्टेंस ओके बढ़ेगा। मैंने फिक्स कर दिया, ओके मैंने फिक्स कर दिया। ये एक सॉलिड वॉल है, उसके बीच में मैंने एक कंडक्टर को डाल दिया। अब आप हीट दो, इसका लेंथ बढ़ ही नहीं सकता। अब क्या अब अब भी टेम्परेचर पे डिपेंड किया? अगर आपका लॉजिक ये है, यस ठीक है, सर। केस आपका यस लॉजिक सर। ये है कि लेंथ बढ़ने से, ठीक है, यस सर, अब भी बढ़ेगा वो, अब भी मतलब डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्यों? जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। बस मैं ये जानना चाहता, लेंथ बढ़ता है ये कोई रीजन नहीं हुआ, ठीक है? सर क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने सोचा था हमने थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ना, वो हाँ इसका हाँ लॉजिक हाँ लगा हाँ रहा था हाँ, मैं। ठीक है, तो आपका लॉजिक को यहाँ पे मैंने स्टॉप किया, ठीक है? क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपका लॉजिक सही जगह पे लगे। क्लियर है? यस सर। क्योंकि देखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस रो पे डिपेंड करता है और क्योंकि रो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सही बात ओके। समझ में? ओके, सो रेजिस्टेंस का देख लेते हैं, ये रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी में क्या है, m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n है, e स्क्वायर है, टाउ है। तो सबसे पहला बात कि n और टाउ ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी सबसे पहले किस पे डिपेंड कर रहा होगा, टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दूसरा, क्योंकि रेजिस्टिविटी के एक्सप्रेशन पे n है, इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर एक मटेरियल के अंदर अलग अलग होगा, एल्युमिनियम के अंदर अलग होगा, कॉपर के अंदर अलग होगा, गोल्ड के अंदर अलग होगा, राइट? इसका मतलब n का वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, इसलिए रो का वैल्यू डिपेंड करेगा n पे। क्लियर है? तीसरा, रो डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, शेप, साइज ऑफ कंडक्टर, जो कि मैं बता रहा था।
कि रो का वैल्यू कभी भी लेंथ, एरिया, शेप, साइज ये सब पे डिपेंड नहीं करेगा। आप सीयू का एक पतला सा वायर लो और आप एक मोटा सा रिंग लो सीयू का, कॉपर का, ठीक है, ये दो, ये भी सीयू का बना हुआ है, ये भी सीयू का बना हुआ है। जब तक टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका जो रेजिस्टिविटी है, इसका जो रेजिस्टिविटी है, दोनों सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम, टेम्परेचर सेम। ये फर्क नहीं पड़ता कि इसका लेंथ क्या है, इसका एरिया क्या है, इसका शेप क्या है, इसका साइज क्या है, ठीक है। जस्ट लाइक डेंसिटी, डेंसिटी याद है, जब तक मटेरियल फिक्स हो, ठीक है, जैसे गैस का एक चेम्बर लिया, इसमें N2 गैस ले ली, ठीक है, जब तक गैस का टेम्परेचर फिक्स हो, ठीक है, डेंसिटी क्या होता, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इस पे जितना N2 है उसका मास डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम, वो फिक्स रहता था। अब डेंसिटी फिक्स हो गया है, इसका मतलब आप इतना का डेंसिटी देखो, इतना का डेंसिटी देखो, या पूरे का डेंसिटी देखो, सबका तो सेम आएगा। क्लियर है? तो ये कुछ कुछ डेंसिटी वाला प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब रो डिपेंड नहीं कर रहा है लेंथ पे, एरिया पे, शेप पे, साइज पे, ठीक है, किसका, कंडक्टर का। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। क्या किसी को इसमें अभी भी डाउट रह गया है? सब क्लियर है ना? ओके, तो यहाँ पे दिखाने को तीन चीज दिखाया गया है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा और मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन आपको अपने से क्वेश्चन पूछना होगा कि ये मटेरियल पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये रो पे डिपेंड कर रहा है, दिखाई दे रहा है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। और रो क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस भी घूम फिर के आके टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको, सर हाउ डज रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ओके बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज लिखने का जरूरत है, तो आप अपने नोट्स पे एक पॉइंट और निकालोगे, ऐसे डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर लिख लोगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि लिखने का जरूरत है, अदरवाइज आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पूछा हाउ डज रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आपको देखो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन में एन है और टाउ है, एन और टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? क्वेश्चन करें, कुछ क्वेश्चन करें। यस सर। ओके, तो इस अब तक जो हम लोग पढ़े उस पर जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग नोट भी करो, क्योंकि अलग से फिर क्वेश्चन आपको मिले ना मिले, मैं इरेज करता जाऊंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, लैंग्वेज नहीं दे रहा, जस्ट शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे। एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। इसको स्ट्रेच किया गया है सच दैट लेंथ क्या हो जाए, डबल हो जाए, ठीक है। तो अगर इनिशियली इस कंडक्टर का ये रेजिस्टेंस आर था अगर, ठीक है, तो अब अगर इस कंडक्टर को स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया गया है, तो अब जो नया कंडक्टर बनेगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। तो ये जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? ऑप्शंस आर ए, बी, सी, डी, ठीक है। एक ऑप्शन, बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा। ओके मैं करता हूँ। आर ही रहेगा, 2R हो जाएगा, 3R हो जाएगा, या 4R होगा, ठीक है। क्वेश्चन इज, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अगर उस कंडक्टर को स्ट्रेच किया जाए, खींच के लेंथ को डबल कर दिया जाए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? मतलब अब जो डबल कर दिया गया है, तो नया जो कंडक्टर बना जिसका लेंथ क्या है, इनिशियल का डबल है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? आर होगा, 2R होगा, 3R होगा, या 4R होगा? सर ए।
हाँ सर, आ ही रहेगा। आर ही रहेगा, क्यों? सर क्योंकि लेंथ बढ़ रही है पर एरिया कम हो रहा है। ओके, लेंथ बढ़ रही है और एरिया कम हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आर इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए। सो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया कम होने से भी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, सर दोनों पर ही वॉल्यूम सूरत। कांस्टेंट है ना। हाँ, तो करके देख लेते हैं, आप जो भी आइडिया मुझे बता रहे हो करके देख लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या है पहले का और दूसरे का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। वॉल्यूम सर आपकी आवाज चली गई। है मुझे नहीं पता। हेलो, अब आ रही है आवाज? यस सर अब आ रही है। हेलो, ओके। सो वॉल्यूम पहले जितना होगा स्ट्रेच करने से पहले और वॉल्यूम स्ट्रेच करने के बाद जितना होगा दोनों इक्वल होगा ना। मतलब पहले कितना था, एरिया इंटू लेंथ। अब तो एरिया मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ कम हो गया होगा क्योंकि स्ट्रेच करके डबल करोगे तो एरिया भी कम हो जाएगा ना, पतला हो जाएगा ना। वायर पतला हो जाएगा मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एल एल कैंसिल हो गया, एरिया तो क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, राइट। एरिया क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, राइट। सो आप क्या लिखोगे, आर डैश इक्वल टू रो क्या चेंज होगा, मटेरियल तो चेंज नहीं होगा। अगर कॉपर के वायर को खींचोगे तो वो एल्युमिनियम का बन जाएगा क्या, नहीं, कॉपर नहीं। का ही रहेगा। वाह, कितना अच्छा लॉजिक है। सो आर डैश इक्वल टू रो सेम ही रहेगा एल डैश बाय ए डैश। तो रो के जगह में रो ही रखो। एल डैश क्या है, डबल एल है ना, और ए डैश क्या है, ए बाई टू है ना। तो आपको क्या मिला, रो एल बाई ए इंटू 4 मिल रहा है ना, और रो एल बाई ए क्या है, इनिशियल का रेजिस्टेंस था, तो ये तो 4 आर मिल रहा है, आर नहीं मिल रहा। क्लियर है? यस सर। इसका मतलब मैंने तो आपको लॉजिक, ये जल्दी से जिसे लिखना है जल्दी से इस तरह से लिख लीजिए। बाद में मैं शॉर्टकट पे भी बताता हूँ कि कैसे 1 सेकंड में या 2 सेकंड में आप निकाल सकते, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। एरिया सर ए बाई 2 कैसे हो गया? पूछिए। सर मैं कह रहा था कि ऐसे केसेस में लेंथ की जितनी भी वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा एरिया की घट जाएगी ना। यस, जनरली अगर वायर यूनिफॉर्म है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। एरिया ए बाई टू कैसे हुआ, वॉल्यूम दोनों केस में सेम है। पहले का वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ। दूसरे का वॉल्यूम कितना है, एरिया मुझे नहीं पता, लेंथ लेकिन डबल कर दिया गया है, ये मुझे पता है। तो यहाँ से देख लो कितना हुआ, ए डैश कितना मिलेगा आपको, एल एल कैंसिल हुआ, ए डैश इक्वल टू ए बाई टू हुआ। देखना होगा जल्दी से, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अगर एक मोटा वायर को आप खींच के पतला कर दो, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम इसका अगर V है तो इसका भी वॉल्यूम V ही रहेगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है, और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, ठीक है। इसे कंप्रेस किया गया है, कंप्रेस करके क्या किया गया है, लेंथ को L/3 किया गया है, मतलब 1/3 कर दिया गया है, ठीक है। अगर 6 सेंटीमीटर का वायर था तो इसे 2 सेंटीमीटर के वायर में बदल दिया गया है, ठीक है, कंप्रेस करके। तब रेजिस्टेंस कितना होगा, नया रेजिस्टेंस कितना होगा, ये सॉल्व कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। लेकिन क्वेश्चन में ऑब्वियसली सर ऐसे R/9। डायग्राम बना के नहीं होगा, उसमें लैंग्वेज लिखा रहेगा। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section R having resistance R, it is compressed to 1/3 of its initial length, then the new resistance of the conductor is। इतना मैं लिखाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा। R डैश इक्वल टू R/9। बाकी लोग
ट्राई कीजिए। ये सर r dash is equals to r by 9 ही है। तो एक लॉजिक तो आप ये लगा सकते हैं कि अगर एल डैश 1/3 हो गया है तो ए डैश जो होगा वो 3 टाइम्स ए हो जाएगा, राइट। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए, और ये डैश डैश दे दो। सो रो तो रो ही रहेगा, मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा कंप्रेस या स्ट्रेच करने से, ठीक है। ये लिख के रखिए आप, स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, लेकिन अप टू अ लिमिट। अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है तो इसके बारे में डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो। मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पूरा का पूरा एक बुक ही है, ठीक है। एक लिमिट तक अगर आप स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो तब तक उस लिमिट तक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल चेंज नहीं होता है, लेकिन वो लिमिट के बाद धीरे धीरे प्रॉपर्टी मतलब उस मटेरियल का प्रॉपर्टी खोने लगता है, ठीक है। खैर वो सब हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। एल डैश क्या है, एल बाई 3 है, ठीक है, और एरिया क्या है 3a है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1/9 रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए ही तो आर रहा होगा, मतलब r/9 आया, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ किस तरह से आप कर सकते। ऐसा कोई भी क्वेश्चन तो कर सकते। आप सिंपली ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और सर ग्लिच कर रही है ठीक है, आवाज अगर आपकी। एयर क्वेश्चन कंडक्टर को स्ट्रेच किया गया। हेलो, हेलो सर, स्क्रीन ब्लैक है आ और रही है? स्क्रीन ब्लैक है। अच्छा अब ठीक हो गई। यस सर अब अब ठीक हो गई। ओके ओके। तो अगर क्वेश्चन में रहे इंडक्टर को किसी कंडक्टर को बीट देन सर वॉइस जो ग्लिच हो रही है। रेंज होता है आर्ट वो हमेशा एन सर आपकी स्क्वायर। आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अब आ रही है आवाज? हेलो, यस सर हाँ अब आ ठीक रही है है। आ रही है। ओके। सो अगर क्वेश्चन में रहे कि नया रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो तो आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला यूज करना होगा, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, जहाँ पे एन को डिफाइन किया गया। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सर यहाँ पे भी तो स्मॉल एन दिखाई दे रहा है, जरूर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है। हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आपको एन से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इनकेस कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि हर जगह वो एन का एक ही मीनिंग जानते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे y लिख लो या x लिख लो या अपना नाम का पहला अक्षर लिख लो, जैसे कि m लिख लो, ठीक है, m स्क्वायर r, ठीक है। जहाँ पे m को डिफाइन इस तरह से करो, नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अब ये निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, ठीक है, फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया गया था, पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया था कि L को 2L किया गया था, तो फाइनल लेंथ क्या है 2L, इनिशियल लेंथ क्या है L, L L कर दिया, N का वैल्यू कितना आया 2 आया, राइट। सो N का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करो, सो 2 स्क्वायर R दैट इज 4R। क्या यही रिजल्ट था? दूसरा क्वेश्चन में क्या था कि लेंथ को क्या किया गया था, लेंथ को क्या किया गया था 1/3 कर दिया गया था, ठीक है। जो इनिशियल लेंथ था उसका 1/3 कर दिया गया था। इसका मतलब कि फाइनल लेंथ, ये n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू के लिए आप फाइनल लेंथ L/3 बाय इनिशियल लेंथ L, सो आपको n का वैल्यू क्या मिल रहा है 1/3। अब n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, सो 1/3 का स्क्वायर R का मतलब R/9। क्या आपको मिल रहा है? अगर ये चीज आप फॉलो करते हो, अगर ये फॉर्मूला आप फॉलो करते हो, अगर ये फॉर्मूला आप फॉलो करते हो तो मुश्किल से आपको 3 से 4 सेकंड लगेगा मेरे ख्याल से। अगर बोल दे कि लेंथ को क्या किया गया है 4 गुना किया गया है, तो 4L/L कर दोगे तो ऑब्वियसली 4 आएगा 16 और तो 16R। अगर लेंथ को 5 टाइम्स कर दे तब क्या हो जाए 25R। 25 आवर अगर लेंथ को 10 टाइम्स कर दे तो 100R हो 100 जाएगा। आवर। कितना सेकंड लग रहा है? मेरे ख्याल से बस 2 सेकंड काफी है, 2 से 3 सेकंड। क्लियर है? यस सर।
अब किसी क्वेश्चन में एरिया को कर सकता है, ठीक है, एरिया को हो सकता है डबल कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ या एरिया दोनों में से कोई एक चीज को घटाओगे या बढ़ाओगे तो ऑपोजिट वाला, जैसे लेंथ को अगर घटाओगे तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया को अगर बढ़ाओगे तो लेंथ घट जाएगा, ऐसा है, दोनों ऑपोजिट है। इस चीज को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि कैसे लेंथ और एरिया ऑपोजिट है। आप लोग जान रहे हो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, एरिया इंटू लेंथ है। तो यहाँ से एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय लेंथ हो जाएगा। और क्योंकि वॉल्यूम एक कंडक्टर का कांस्टेंट है, आप स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, सो कांस्टेंट ए इक्वल टू कांस्टेंट बाय एल, तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया घटेगा। ये सारा चीज लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट आप समझ के रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? तो ये फॉर्मूला sir. को आप बेझिझक यूज कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, लेकिन बोर्ड्स में यूज नहीं कर सकते। अगर बोर्ड के क्वेश्चन में एमसीक्यू है तो वहां पे यूज कर सकते, लेकिन अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया है तो आपको बकायदा प्रोसेस फॉलो करना होगा, जो कि मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया, ठीक है। बोर्ड्स में ये यूज करने का गलती ना करना आप, ठीक है। सर कंपटीशन में आते हैं ऐसे? ऑब्वियसली आ ही सकते हैं, कंपटीशन में आए हुए हैं ऐसा सवाल, और क्योंकि कंपटीशन में आए हुए हैं उसके बाद ही ये ट्रिक डेवलप हुआ होगा, राइट। ओके ओके। So next is resistance across phase 1, 2 and 3, 4। बेसिकली ये जो है, अब रेजिस्टेंस को के अंदर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इक्वल टू कैसे लेना है, ठीक है। रेजिस्टेंस इक्वल टू हम लोगों को तो मिल गया, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए, लेकिन एक क्वेश्चन, ये क्यूब वाला क्वेश्चन से हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि एल को किधर से लेना है, ठीक है। एल लेंथ कौन सा है, ठीक है। जैसे कि एक क्यूब में एरिया और लेंथ को पकड़ेंगे कैसे, कैसे समझेंगे कौन सा एरिया लेना है और कौन सा लेंथ लेना है, ठीक है। ये चीज को समझाने के लिए देखिए एक छोटा सा बात आपको याद रखना है। वो बात यहाँ से निकलता है कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, अगर ये कंडक्टर है जिसका एरिया ए है और इससे करंट क्या इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट आपको लेंथ लेना है। क्या ये बात क्लियर है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेना है, लेंथ लेना है। अगर ये बात क्लियर है तो आपसे एक भी सवाल नहीं अटकेगा इसका, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट होगा लेंथ उसी डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। और जिस एरिया को चीरता हुआ करंट पास कर रहा है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। क्या ये दो बात क्लियर है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट आपको लेंथ लेना है, और जिस एरिया से करंट पास कर रहा है, ठीक है, करंट तो ऐसे पास नहीं कर रहा है तो ये वाला एरिया नहीं लेना है, करंट ऐसे पास कर रहा है इसलिए ये वाला एरिया लेना है, क्लियर है। तो ये वाला टॉपिक जो है ये आपको लेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, लेंथ और एरिया दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, लेकिन ये वाला एरिया का एक्चुअल मीनिंग को बताएगा, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप का एग्जांपल इसलिए लिया गया है ताकि आप रो एल बाय ए को अच्छे से यूज करना सीख जाओ, ठीक है। आप रो एल बाय ए को अच्छे से यूज करना सीख जाओ। तो एक क्यूब लिया गया है, ये क्यूब क्या है, मेटल क्यूब है, ठीक है। ये क्यूब क्या है, मेटल क्यूब है। पहले इसके साइड्स को डिफाइन किया गया है, जैसे ये वाला साइड क्या है, ए है, ये वाला साइड क्या है, बी है, और ये वाला साइड क्या है, सी है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अच्छा इसे क्योंकि ए बी सी तीन अलग अलग लेंथ है, क्या इसे क्यूब बोलना सही है? मैथ्स के स्टूडेंट इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि सर ये क्यूब नहीं है। क्या कोई मुझे इसका एक्चुअल नाम बता सकता है? जब ए बी सी तीनों सेम रहता है तब क्यूब होता है, राइट। क्यूब मतलब दिखता कैसा है, एकदम सिमेट्रिक दिखता है ना, हर एक फेस का एरिया सेम होता है, इसे क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या मैंने एक नाम सुना था पैरेललोपिपेड, क्या ये नाम सुना है आपने, पैरेललोपिपेड? वो नहीं बोल सर। सकते हैं। अच्छा तो किसी ने सजेस्ट किया ऐसा, इसे क्यूबॉइड बोलते थे, ठीक है, क्यूबॉइड बोलिए या पैरेललोपिपेड बोलिए, बस इस तरह से समझ के रखिए। ये क्यूब कैसा होता है, हर एक फेस क्या होता है, सेम होता है। ये एक क्यूब है, लेकिन क्यूबॉइड या पैरेललोपिपेड क्या है, ये है पैरेललोपिपेड,
देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्या इसका हर एक एरिया सेम है? नो सर। तो ऐसा कुछ एक डायग्राम यहाँ पे क्यूब जैसा बना दिया गया है, ऐसा सही नहीं है, थोड़ा सा आप लंबाई को बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करंट एक बार इधर से पास कर रहा है, फेस 1 नाम दिया गया और ये नीचे वाला फेस 2 नाम दिया गया है, ठीक है। सो करंट अगर 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो 1 से 2 में रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, राइट। तो आपको लेंथ सेलेक्ट करना होगा और एरिया सेलेक्ट करना होगा। तो लेंथ कौन सा लोगे? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सा लेंथ आपको मिल रहा है, ए, बी या सी? सोचिए। सी। ऑब्वियसली लेंथ क्या मिल रहा है आपको? सी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सी है ये। समझ में आ रहा है? और एरिया कौन सा मिल रहा है? ये वाला फेस का एरिया मिल रहा है और इसके जस्ट नीचे वाला भी तो एरिया सेम ही होगा, राइट। तो ये वाला फेस का एरिया कितना होगा? ये ए है, ये बी है, तो ये भी ए होगा, ये बी होगा। तो एरिया क्या मिलेगा? ए इंटू बी। तो एल इक्वल टू आपको सी मिला और ए इक्वल टू क्या मिला? ए इंटू बी। सो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इक्वल टू रो एल बाई ए से देखिए, एल का जगह सी पुट किए और ए का जगह में ए इंटू बी पुट किए, एरिया का जगह में ए इंटू बी। क्या ये चीज क्लियर हुआ आपका? लेंथ किधर से लेना है, एरिया किधर से लेना है? लेंथ लेना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एरिया लेना है जिस सरफेस को ये करंट क्या कर रहा है, चीरते हुए निकल रहा है, ठीक है। वाई सी? बिकॉज करंट का ये डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में कौन सा लेंथ है? ए, ये तो ऐसे है, बी ये तो ऐसे है और सी ये है ऐसे। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मिल रहा है? सी, इसलिए सी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए एक और कर लो, ये फेज का नाम 3 दे दो, ये फेज का नाम 4 दे दो, ठीक है। तो 3 से 4 की तरफ अगर करंट का फ्लो हो, ठीक है, 3 से 4 की तरफ अगर करंट का फ्लो हो तब क्या होगा? सोचो, लेंथ कितना होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? लेंथ है। तो ये कौन सा लोगे, ए, बी या सी लोगे? ऑब्वियसली बताइए, सोच के बताइए। 3D में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बताइए। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। अगर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, 3 से 4, ये 3 है, ये 4 है, अगर 3 से 4 की तरफ करंट का फ्लो है तो एल इक्वल टू आप क्या लोगे? एल लेते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो कौन सा लोगे? यस ये सर। बी बी। दिखाई दे रहा है, बी, बी। एग्जैक्टली। और एरिया क्या लोगे? ए इंटू सी। देखिए ये वाला एरिया लेना होगा। अब ये वाला एरिया क्या है? ये ए है और ये सी है, तो ए इंटू सी। तो लेंथ हो गया, लेंथ हो गया, क्या हुआ? बी। और एरिया क्या हुआ? ए इंटू सी। सो आर इक्वल टू रो। देखिए इस पूरे के पूरे मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है, ठीक है, पूरे के पूरे मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? रो एल बाई ए, एल का जगह में बी और ए के जगह में ए इंटू सी। क्लियर है? ए बी सी क्या है? स्मॉल ए बी सी क्या है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि एरिया कैसे लेना है और लेंथ कैसे लेना है। याद रखने के लिए आप ऐसे सोच सकते कि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो लेंथ भी तो ऐसे ही है, राइट। तो लेंथ का करंट के डायरेक्शन में लेना होगा आपको लेंथ, ठीक है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक सिलिंड्रिकल वायर अगर हो तो उसमें तो लेंथ का आपको ज्यादा सोचना नहीं है, अगर करंट दिया हुआ है तो अलोंग द डायरेक्शन आपको दिखाई ही देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा कंडक्टर एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर हो, राइट। जैसे कि यहाँ पे क्यूबॉइड आपको दिखाया गया, ठीक है। क्लियर है? और एरिया कैसे लेना है? करंट क्योंकि ऐसे अंदर से जा रहा है तो इस एरिया को क्या कर रहा है? पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसके लिए आपको एक हॉलो सिलेंडर दिखाया जा रहा है। कि मान लो एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब कि ऐसा इनसाइड इनर रेडियस क्या है? R1 है, ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरह से।
सिलेंडर का ये वाला व्यू अगर मैं बनाऊं तो आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। ये वाला रेडियस, इनर रेडियस, देखिए एक बड़ा सा मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। सेंटर से ये वाला रेडियस R1 है और ये वाला रेडियस R2 है, ठीक है। ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। और मटेरियल सिर्फ इसमें है, बीच में खाली है, ठीक है। और करंट इस मटेरियल से फ्लो करेगा, राइट। करंट तो हवा से पास नहीं करेगा, मटेरियल से, कंडक्टर से ही पास करेगा ना। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है मटेरियल से, ये वाला जो मटेरियल, ये। तो ये जो एरिया लोगे आप, कितना लोगे? मेरे ख्याल से ये वाला का एरिया लोगे ना, इसका एरिया कितना लोगे? बाहर पूरे का अगर एरिया अगर लोगे तो पाई R2² लोगे, क्योंकि रेडियस R2 है। उसके अंदर का जो खाली एरिया है वो पाई R1² लोगे। पूरे के पूरे एरिया से अगर ये खाली वाला एरिया को घटा दो, माइनस कर दो, तभी तो आपको मेन एरिया मिलेगा, मटेरियल का एरिया, राइट। तो एरिया आपका हो जाएगा पाई R2² माइनस R1²। क्या ये बात क्लियर है? किसी को पूछना है पूछ सकते। सर एक और बार एक्सप्लेन करिएगा ये वाला। ये जो हॉलो सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग निकालना चाह रहे हैं। हॉलो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालना है आपको सब, ऐसे तो डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन देख के ही सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ कि हॉलो सिलेंडर को पहले कंसिडर कर लीजिए कि बड़ा सा एक डिस्क है, ठीक है। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा आपको, राइट। मतलब कि अगर साइड से आप देख रहे हो तो ये वाला एरिया, अब ये वाला एरिया के अंदर में एक हॉलो ये एरिया है, ठीक है, उसे माइनस करना होगा। तो सबसे पहले आप पूरा का पूरा, इसका रेडियस अगर R2 है तो पूरा का पूरा एरिया कितना होगा? सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई R², राइट। उससे माइनस क्या करोगे? ये हॉलो वाला एरिया, राइट। ये एरिया कितना होगा? पाई, ये R2² है, पाई R1², राइट। अब इससे इसको माइनस कर लो तो आपको मिल जाएगा जो मटेरियल का एरिया है, ठीक है। जैसे कि आपको एक दिया रहा है क्वेश्चन कि ऐसा एक डिस्क है, ठीक है। मान लो एक कॉइन है, जिस कॉइन में सिर्फ ये वाला मटेरियल है, ठीक है। अगर बाहर वाला रेडियस अगर 2 मीटर दिया रहा है और अंदर वाला रेडियस क्या रहे, 1 मीटर दिया रहा है, तो कितना एरिया में मटेरियल है? तो आप क्या करोगे? पहले क्या सोचोगे कि एक पूरा कंप्लीट डिस्क ले ले और इसके अंदर एक डिस्क ले ले। अगर इस कंप्लीट डिस्क से ये अंदर वाला डिस्क को माइनस कर दे, सोचोगे ना? ऐसा नहीं भी सोच सकते, पता नहीं आप लोग तो। एक कंप्लीट डिस्क से ये छोटा सा डिस्क को अगर हटा दे तब ये क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, राइट। ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला एरिया हम लोग निकालने का कोशिश किया। सो पाई R2² मतलब आउटर रेडियस जब लेंगे तो पूरा का पूरा ये वाला एरिया मिलेगा। लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया में तो मटेरियल नहीं है। ये पूरा का पूरा एरिया में अगर मटेरियल नहीं है तो आप क्या करोगे? अंदर वाला जो ये खाली एरिया है उसे माइनस करोगे। वो एरिया है कितना? पाई R1², राइट। सो उससे माइनस करो, पाई R2² माइनस पाई R1²। ये माइनस करने के बाद जो आपको एरिया मिला वो कौन सा एरिया मिला पता है? वो आपको ये वाला एरिया मिला। क्लियर है? यस सर। सो आप क्या लिखोगे? L तो वही लोगे ना? L में कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए, नो L सर। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लिया जाता है, तो करंट का ये डायरेक्शन है तो लेंथ तो यही है, राइट। लेंथ तो यही है। सो R इक्वल टू रो L बाय ए का जगह में ये पुट कर लोगे। क्लियर है? सोचिए, बताइए, सब क्लियर है ना? यस सर। ओके, सो R इक्वल टू रो L बाय ए से आप क्या रेजिस्टेंस का यूनिट जानते हो? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है ना। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम।
तो आप क्या रो का यूनिट बता सकते हैं? कभी कभी बोर्ड्स में पूछ देता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, और कुछ लोग लिख के आ जाते हैं ओम। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम नहीं है, वो तो रेजिस्टेंस है। ओम मीटर। ओम मीटर। याद ओम रहेगा, मीटर। रेजिस्टिविटी यस का सर। यूनिट रेजिस्टेंस का यूनिट के बराबर नहीं है। रेजिस्टिविटी का यूनिट कैसे निकालोगे? इसका लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल आउट, ये मीटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ये याद रहना चाहिए। क्लियर है? सर कभी वहां से फॉर्मूला वो क्वेश्चन आता है जो हमने ये जो रेजिस्टिविटी लिखा था जिसकी जगह पे? अच्छा, इससे 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 यस सर। हाँ, इससे आता है ऑब्वियसली। इससे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है? ठीक है, कैसे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा? और क्योंकि इनडायरेक्टली रेजिस्टिविटी पे कौन डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस भी अल्टीमेटली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करता है एक्चुअल में मटेरियल पे, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं सर कंडक्टर ही तो है, बार बार मटेरियल क्यों बोल रहे हैं? लेकिन सिर्फ कंडक्टर नहीं है, आप लोग शायद पढ़े होंगे मटेरियल 3 टाइप का होता है ना, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। एग्जैक्टली सेमीकंडक्टर। सो ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो सेमीकंडक्टर का होता है वो टेम्परेचर से कैसे वैरी करता है, और कंडक्टर टेम्परेचर के साथ, कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है, ये हम लोगों का जस्ट इसके बाद वाला लेक्चर है, ठीक है, जो कि कल नहीं है, मे बी नेक्स्ट वीक है, ठीक है। क्लियर है? तो अगर आप पूछ रहे हो कि सर इस पे न्यूमेरिकल आता है, तो इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता है ऑब्वियसली, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता है। आ जाए तो आप लोग देख लेना, लेकिन अब तक न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है। मेनली न्यूमेरिकल आता है R=ρL/A, और इस पे अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। हम लोग 1-2 टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ पे देखे। क्लियर है? यस सर। और इस पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंस के साथ क्वेश्चन पूछेगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। तो फाइनली एक बार रेजिस्टिविटी को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि रेजिस्टिविटी होता क्या है, ठीक है। करूँ? उसके बाद ये आज का क्लास खत्म हो जाएगा। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें। हम लोगों के पास क्या है, एक फॉर्मूला R=ρL/A, ठीक है। R=ρL/A, राइट। थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप यूनिट लेंथ का एक कंडक्टर इमेजिन कर रहे हो, L का वैल्यू 1, ठीक है। और आपने जिस कंडक्टर को इमेजिन किया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। तो अगर यूनिट लेंथ का कंडक्टर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो, तो आपको कुछ मिल रहा है क्या? कुछ स्पेशल चीज मिलेगा शायद। मेरे ख्याल से आपको मिलेगा रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी। मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे रिलेटेड है एक्चुअल में। आ रहा है समझ में? रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी कब? जब यूनिट लेंथ हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो। इसका मतलब कि आप एक मटेरियल लो, मान लो CU लिए, ठीक है। CU का एक ऐसा क्यूब बनाओ जिसका लेंथ क्या हो? यूनिट हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली लेंथ यूनिट होगा, तो ये वाला भी लेंथ क्या? क्यूब है। क्यूब का लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है? सेम होता है। तो ये अगर 1 है तो ये भी तो 1 होगा। अब अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी क्या होगा? 1 होगा, राइट। सो एरिया कितना होगा? लेंथ आपका 1 मिल गया, एरिया क्या मिलेगा? एरिया एरिया भी तो 1 1 इंटू मीटर 1 स्क्वायर। 1 ही होगा, राइट। तो इस क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा, इस क्यूब का जो
रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को बोलेंगे रेजिस्टिविटी। क्लियर है? तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये चीज लिखा हुआ नहीं है, आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है? लिख पाओगे? रेजिस्टिविटी क्यूब का एरिया तो 6a² होता है। किसी ने कहा है कि क्यूब का एरिया तो 6a² होता है, ठीक है? वो इंटायर सरफेस ऑफ एरिया होता है ना, लेकिन हम लोग जिस ए का बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक अमेजिंग चीज है। ये जो ए है, ऐसे तो ये सिलेंडर का भी एरिया कुछ अलग होता है, 2πr इंटू एल होता है प्लस πr² होता है, पूरा का पूरा सरफेस का एरिया। लेकिन हम लोग जिस एरिया का बात कर रहे हैं वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसका मतलब इधर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हुआ, ठीक है? उसी तरह से क्यूब के केस में एक फेज से करंट पास कर रहा है ना, ऐसे ये अगर क्यूब है तो ऐसे पास कर रहा है, राइट? क्लियर है? तो ये था मतलब कि एल और ए अगर यूनिट यूनिट हो तब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते जल्दी से, टाइम भी खत्म हो चुका है।